हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना, और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे क्लास 12 के हैं और बिहार बोर्ड से है, ये जो वीडियो बन रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ बिहार बोर्ड के क्लास 12 के बच्चों के लिए है। ओके, ये सिर्फ़ और सिर्फ क्लास 12 के बच्चों के लिए है जो कि बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अदर स्टेट के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि भाई आपके स्टेट में हो सकता है कि हिंदी का जो पाठ्य पुस्तक होता है, हिंदी का किताब, वो अलग हो और बिहार का जो है वो अलग है, ठीक है। तो इसलिए ये सिर्फ़ और सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो बिहार बोर्ड के बच्चे जो है उनको इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो हिंदी पाठ्य पुस्तक आपका है उसके जितने भी चैप्टर हैं उन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा, और उनका जो सारांश होता है जो आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है वो दूंगा, MCQ और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो, और इनके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके बुक से वो सारा का सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। फ़िलहाल आप लोगों को चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशंस करके बताऊंगा, ठीक है। हो सकता है कि किसी चैप्टर का 2-2 वीडियो बन जाए, क्योंकि मैंने इसको जब स्टडी किया तो देख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे चैप्टर है, बहुत से ऐसे कहानियाँ हैं जो काफ़ी ज़्यादा पेजेस के हैं। बहुत से आपका जो कहानी है जैसे कित्तिरिच, वो तकरीबन 8 या 9 पेज का है, दोनों बहुत साइड से 16 पेज का हो गया, समझ में आ रही है ना। तो उस हिसाब से आपका जो ये वीडियो है वो हो सकता है कि 2-2 वीडियो में मुझे रिकॉर्ड करना पड़ जाए, इसलिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है आप लोग को याद होगा, बातचीत। और बातचीत का जो लेखक है वो है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। बातचीत पाठ के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। पहले हम लोग लेखक परिचय को जानेंगे। हर चैप्टर में लेखक परिचय दिया हुआ है, और लेखक परिचय से लगभग 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है। और अभी जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम का पैटर्न बना हुआ है जिस तरह से, उस तरह से मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे MCQ में 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, जिनमें से हिंदी व्याकरण का भी होता है। तो हिंदी व्याकरण के जो बच्चे नहीं देखे हैं, या फिर जिनके हिंदी व्याकरण कमज़ोर है, या फिर जिन्होंने कभी भी हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ा है, वो हमारे चैनल पे आकर हिंदी व्याकरण को भी पढ़ सकते हैं। हिंदी व्याकरण का बहुत सारा वीडियो डाला गया है और बाकी का वीडियोज़ अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पाठ्य पुस्तक पे। पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर जो है वो बातचीत, और बातचीत का जो लेखक है वो है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इनका जन्म जो हुआ था बाबू वो 23 जून 1844 ईस्वी में हुई थी, और मृत्यु इनकी हुई थी 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। निवास स्थान था इनका इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इनके माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। पिता एक व्यापारी थे और माता जी जो थे वो सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट को अध्ययन के लिए रुचि जगाई और लालसा भी पैदा की, ठीक है। जैसे कि हमारे पापा और मम्मी में अगर कंपेयर करूं, मतलब सब लोग समान ही होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आपके पढ़ाई लिखाई में आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से रखना है, ये ज़्यादा पापा से ज़्यादा मम्मी आपकी देखभाल करती हैं। अगर आप पढ़ने नहीं जाओ तो मम्मी लगाएगी 4 तमाचा, लेकिन पापा हो सकते हैं कि वो अपने काम में बिजी हो, बिज़नेस में बिजी हो, तो इसलिए वो आपको उतना नहीं देख सकते हैं जितना मम्मी आपकी केयर करती होगी। उसी तरह से इनकी मम्मी भी इनको पढ़ाई लिखाई में मदद किया करती थी, ठीक है। तो आइए जानते हैं इनकी जो शिक्षा हुई थी, ये इन्होंने जो पढ़ाई किया था वो कहाँ से किए थे। इस शुरुआती दौर में संस्कृत का अध्ययन करते थे। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा देते हैं, और 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन करते हैं। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन करते हैं, ठीक है। 1888 में प्रयाग की कायसथ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त होते हैं, लेकिन इनका जो स्वभाव था वो थोड़ा कड़ा स्वभाव के थे, मतलब चिड़चिड़े स्वभाव के थे, थोड़े गुस्सेले टाइप के आदमी थे, इसलिए इनको नौकरी से निकाल दिया गया, ठीक है।
बाद में इन्होंने अपना घर चलाने के लिए, अपना गुजर बसर करने के लिए लेखन कार्य पर लग गए। लेखन कार्य मतलब अपनी कहानियाँ लिखने लगे, नाटक लिखने लगे, कविताओं को रचने लगे। समझ में आ रही है ना बात? चलो अच्छी बात है। इसकी विशेष परिस्थिति क्या थी, आइए देखते हैं। पिता के निर्धन उपरांत, मतलब जब इनके पिताजी का निर्धन हो जाता है, इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो ये अपने पिताजी का व्यापार को संभालने में लग जाते हैं। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। इनका जो खुद का घर था वो इन्होंने छोड़ दिया और बहुत सी मुश्किलें आती हैं। अक्सर आप देखे होंगे जो लोग अपने घर छोड़ देते हैं उन्हें बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसी तरह इन्हें भी बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ये अपने जो काम था साहित्य के लिए समर्पित करने लगे अपने आप को। ठीक है, अपनी कहानी को लिखने में ये अपना पूरा टाइम देने लगे। अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो लोग लेखन कार्य कर रहे हैं या फिर अलग से कुछ करना चाह रहे हैं, वो अपने घर के काम के वजह से या फिर घरेलू समस्याओं की वजह से अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बहुत लोग क्या करते हैं कि घर से थोड़ा दूर जा कर के अपना अध्ययन करते हैं या फिर उस काम को टाइम देते हैं, है ना। उसी तरह इन्होंने क्या किया कि अपना पैतृक घर को छोड़ देते हैं और जो भी समस्या आती है उनको निपटते हैं और अपना लेखन काम में जुट जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इनकी रचनात्मक सक्रियता जो थी वो क्या क्या थी, आइए देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ करते हैं ये। ठीक है, इससे अगर पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी पत्रिका पे काम किया था तो आप बोलेंगे हिंदी प्रदीप। एमसीक्यू में आता है। ठीक है, तो इसे आप लिख लें, नोट्स कर लें। ठीक है, इसे वे 33 वर्ष तक चलाते रहते हैं। 33 वर्ष तक चलाते रहते हैं। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहते थे ये। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। संयोगिता स्वयंवर नाम की एक आंदोलन चल रही थी, तो उसी टाइम इन्होंने उनके खिलाफ बहुत कुछ लिखा था अपनी पत्रिका में। ठीक है, जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किए गए, किंतु अच्छा व्यवहार ना होने पर अलग हो गए। रचनाएं, इन्होंने उपन्यास लिखा जिनमें से था रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसलाल यात्रा, उचित दक्षिण, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। इन्होंने नाटक भी लिखे थे जिनमें से था पद्मावती। पद्मावती नाम की एक मूवी आई हुई है, उसे आप लोगों ने देखा होगा, है ना, और नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं, अच्छा मूवी है। दूसरा है कृतार्जुनिया, वेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। ठीक है, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पवित्र पंचम, मेघानाद वध, कट्टर सोम की एक नकल, भृंगला, इंग्लैंड ऐश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी एक वैद, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि आदि इनके नाटक थे। ठीक है, इन्हें बहुत से प्रकाशन भी मिले, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार, विडम्बना आदि इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, इन्होंने निबंध भी लिखे जिनमें से 1000 के आसपास निबंध, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण थे इनके निबंध। ठीक है, भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। इनका जो एक निबंध है भट्ट निबंध माला, उनका 2 खंड किया गया है। सोच सकते कितना बड़ा निबंध होगा, है ना, और उसको 2 खंड में बांट करके इन्होंने लिखा है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाओं में से एक हैं। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से हैं। आपसे एमसीक्यू में अगर पूछ लिया जाए बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के
लेखक रह चुके हैं तो आप बोलेंगे भारतेंदु युग। ओके। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक में अग्रणी रहे। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप रंग और मनास दिया। निश्चय ही इस महत्तर युगांतरकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, पर्याप्त नारायण मिश्रा, प्रेम घनानंद, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकार में एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूल आधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजना की वस्तु नहीं, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास का प्रवाह का मूर्त वर्णमय उपादान है, जो गहन लोक संप्रीति से उपजता और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन दौर में नए सिरे में अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूपीन दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय हैं। समझ में आई बात? बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि, मानसा और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार रहे ये। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोग व्यवहार में, बोल चाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियुक्ति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखक में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे। मतलब बहुत से इन्होंने उपन्यास को पूरा किया और बहुत से उपन्यास को इन्होंने आधा ही लिखा था। हो सकता है कुछ समस्याएं आए होंगे जिनकी वजह से इन्होंने आधा ही लिखा। नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विद्या है जिसमें उनका अभिप्रायपूर्ण सदस्य लेखन पूरी शक्ति, समर्थ और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामायिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, कृषक की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। और ये जिस टाइम की बात हो रही है, यानी 1888, यानी कि आपकी बोले तो 90 की दशक की जो बात हो रही है, उस टाइम इन चीज़ों पे वाकई में इन्होंने जो लिखा था वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि उस वक्त इन चीज़ों को वाकई में सोचने के लायक अगर कोई थे तो ये थे। भाई उस टाइम वाकई में ऐसा होता था कि हाँ भाई, महिलाओं को ना पढ़ाया जाए, बच्चियों को शादी करा दिया जाए, है ना। देश सेवा उस वक्त चाहिए थी, क्योंकि 1890 के समय में आपका जो अंग्रेज़ था वो भी हमारे देश के ऊपर शासन कर रहे थे, तो उनके खिलाफ भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है ना। और भी बहुत कुछ जो उस वक्त के हिसाब से लिखना चाहिए था, उसमें इन्होंने वाकई में काम किए हैं। अगर आप वाकई में हिंदी प्रदीप की पत्रिका देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च मार कर सकते हैं, और उसमें इनके बहुत से ऐसे लेख पड़े हुए हैं जो पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा और उनसे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं।
तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हिंदी प्रदीप पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके सर्च मारिए और उससे बहुत जानकारियाँ आपको मिल सकती है। फ़िलहाल तो आप लोग अपना सब्जेक्ट पे ध्यान दें, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप जिज्ञासु हैं हिंदी प्रदीप को जानने के लिए तो एक बार आप पढ़ें, ठीक है। बोला जाता है कि विविध मनोभाव और भाषा साहित्य के विषय पर भी खुलकर लिखते थे ये। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी इन्होंने इतने लिखे कि इनकी संख्या सैकड़ों में है। मैंने बताया था ना कि इन्होंने हजारों निबंध लिखे हैं, जिनमें से 100 तो ऐसे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। समझ में आई बात? 100 ऐसे हैं जिनमें से इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध कार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम के एक ये भी लेखक हैं जिन्होंने इनको बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। इनको मतलब उपाधि दी थी। यह प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध से उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज, पुष्ट और प्रमाणित करता है। हमने जो अभी ऊपर पढ़ा है वो बालकृष्ण भट्ट की जीवन शैली से जुड़े हुए थे। और मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि लेखक परिचय में अगर आप लोग चोरी करना चाहते हैं, चोरी करना मतलब कि भाई छोड़ना नहीं पढ़ेंगे, तो ये गलती बाबू भूल के भी मत करना, क्योंकि मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर देता हूँ कि लेखक परिचय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं MCQ में भाई। और आपके 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें भी आता है। लेखक परिचय से 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आता है। तो इसलिए आप इसे एकदम छोड़ने की कोशिश भी ना करें, अच्छे से पढ़ें समझें, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने कहानी पर, ठीक है। कहानी पर बढ़ते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होती है। यहाँ पे कुछ कोट लिखा है रामविलास शर्मा ने, लिखते हैं उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित ना होगा। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। रामविलास शर्मा इनके बारे में ये तारीफ लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर पे। जैसे मैंने आपको बताया था चैप्टर का नाम क्या है, बातचीत। ये रहा, ठीक है। देखिए ये बातचीत आपका चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ के अच्छा से समझते हो ना, तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपको वाकई में बात करने का जो कला होता है, बात करने का जो शैली होता है वो आ जाएगा। इसमें ऐसे ऐसे व्यंग है ना और ऐसे ऐसे सीख है जो आपको वाकई में एक अच्छा इंसान बना सकता है। तो हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने चैप्टर पे देखते हैं क्या बोलता है। बातचीत चैप्टर का तो नाम है, आइए देखते हैं। वैसे तो इसी तो सभी स्वीकार करेंगी कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर से मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। बात सही है। हम लोगों को ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने बहुत सारे शक्तियाँ दी है, देखने की, सूंघने की, चलने की, महसूस करने की, बात करने की, है ना। उनमें से सबसे जो इन सारे शक्तियों में महत्वपूर्ण है उसे मैं भी मानता हूँ कि बातचीत एक ऐसा शक्ति है जो हम लोगों को वाकई में हम लोगों को मिला है, तो बहुत बड़ा वरदान ही है, नहीं है। देखो क्या बोल रहा है चैप्टर। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लूंज पूंज से हो मानो कोने में बैठे दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते, है ना। अगर हम लोगों को वाक शक्ति नहीं मिलती, वाक शक्ति मतलब बात करने की शक्ति नहीं मिलती, हम लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होता, तो ऐसा होता कि हम लोग अगर कुछ भी सुनते क्या कोई बोलता ही नहीं,
अगर कुछ भी फील करते, जैसे कि मान के चलो मैं रास्ते से जा रहा हूँ, सामने एक बड़ा सा सांप आ गया, अब ले भाई मैं चिल्लाऊं तभी ना लोग मेरे मदद करेंगे, है कि नहीं। या फिर मैंने कुछ खाना खाया, अब मेरे दोस्त को बताना, हाँ भाई आज मैंने ना बहुत स्वादिष्ट खाना खाया, लेकिन मुझे तो वाक शक्ति मिला ही नहीं है अगर हमें, तो उसे क्या बोलूँगा, शक्ल देखूँगा, क्या बोलूँगा, हाँ वहाँ घोंघो लग के जैसे, है ना। आप समझ सकते हैं जो ज़बान जिनके नहीं होते हैं, जिन मनुष्यों की, उनसे जाकर के आप पूछिए कि भाई आप बोल नहीं पाते तो आप कैसे फील करते हो, तो वो आपको बताएंगे। इसीलिए वाक शक्ति हम लोगों को जो ऊपर वाले ने दिया है, ये एक बहुत बड़ी वरदान ही है कि नहीं। इस वाक शक्ति के अनेक फ़ायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बात सही है। अगर आपको बोला जाए बाबू ये लो इस चीज़ पे स्पीच दो, जैसे आने वाला जो है कोई फेस्टिवल पे या फिर आपके स्कूल में कुछ फंक्शन हो रहे हो, बोलता है हाँ बाबू लो आप लोग 26 जनवरी 15 अगस्त में स्पीच देते होंगे ना, भाषण, बोलता है हाँ दो, तो क्या करते हो, लियो पर्ची लियो या फिर रट लियो, जा कर के दड़ा दड़ हाँ ये है ये है ये है बोल दी। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हो, बात करते हो, तो वो जो मज़ा है वो स्पीच में मज़ा तो नहीं है। स्पीच में मज़ा आती है नहीं ना, आई थिंक मतलब सुनने में मोटिवेशन आता है, हाँ भाई मज़ा आ गया, लेकिन जो बात करने में मज़ा है वो स्पीच में मज़ा नहीं है, वही ये बोल रहा है। देखते हैं आगे। बातचीत के वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुनः वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करें। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो, है ना। बोल रहा है बाबू कि अगर मुझे कुछ स्पीच देने को मिले जाए तो मैं पहले जाकर क्या, हाँ मेरा नाम फलाना है ना, मैं आप सभी भाइयों और बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ, पहले उन लोगों को रिस्पेक्ट दूंगा, है ना। फिर अपने स्पीच को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाऊंगा। देखूंगा भाई कोई बोर हो रहा है तो क्या करूँगा, उस बीच में कुछ ऐसे चुटकुले बोल दूंगा जिससे लोगों को मज़ा आए, या फिर कुछ ऐसे कोट बोलूँगा जिसे सुनकर लोगों को मज़ा आए, है ना। या फिर शेर व शायरी होता है ना, आप लोग देखते होंगे बहुत से फंक्शन में, और मैं ये बात को बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा कि हाँ मैं नहीं देखता, मैं भी देखता हूँ, ठीक है। जैसे बहुत मेरे गांव में क्या होता है ना कि नाटक कार्य होती रहती है, तो वैसे मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन दोस्त अगर है तो चलो भाई चलो, तो चलो दोस्तों के साथ घूमना चाहिए ना, दोस्त है तो है बस। तो उनके साथ चला गया एक बार, तो बोर हो रहा था भाई, बैठे बैठे क्या बकरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन एक चचा आए और बीच में ऐसे ऐसे शायरी बोले ना कि फिर मज़ा आ गया। तो इसीलिए जब स्पीच होती है तो उसके बीच में सोच समझ के लोग तो बोलते ही था कि भाई कुछ गलत ना बोलते, लेकिन देखता है भाई अगर कोई बोर हो रहा है तो उनको क्या करता है भाई, चलो कुछ अलग से कोट डाल दिया जाए ताकि लोग आपसे बोर ना हो, है ना। वही बोल रहा है कि भाई जो स्पीच देते हैं वो क्या करते हैं, घर से लिख के लाते कि हाँ मैं ये बोलूँगा तो मेरे लिए तालियाँ बजेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। आप नेता लोग का भाषण देखो, लंबा चौड़ा भाषण देंगे, फिर बीच में कुछ ऐसे ऐसे चुटकुले बोल देंगे जिससे लोग मज़े करते हैं, है ना। आइए बढ़ते अपने चैप्टर पे। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कहकावे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, मतलब छोटी दो दोस्त हम लोग मिले और आपस में बात कर रहे थे, ठीक है। कोई चुटुली बात आ गई, हंस पड़े। बात सही है, जब आप दोस्तों में बात करते हो और कुछ अच्छी बात हो जाती है या फिर कुछ मजाकिया चीज़ होता है तो आप लोग क्या करते हो, खूब ठहाठा मार के हंसते हो ना। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। बात सही है।
स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमन का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। बात सही है बाबू। देखते हो कि आप अपने घर में बातचीत करते हो, वो बात करने की कला तरीका अलग होता है, और आप जब स्कूल में या फिर किसी फंक्शन में स्पीच देते हो उसमें बातों को रखने का जो तरीका होता है वो अलग होता है ना। वही बोल रहा है कि कभी कभी होता है कि घर में ना आप अगर इज्जत से कुछ बात कर दो ना, तो ले भाई फलानमा तो ऐसे बोल रहा है ना। जैसे जो मतलब नॉर्मल देसी भाषा में लोग बात कर दो, उसका मज़ा ही है ना। लेकिन उसके बीच में अगर कोई तमीज़ से तुमसे बात कर दे, हाँ जी जनाब करके, तब तो बेचारे को ऐसे देखते हैं जैसे भाई उसके सर पे तो बड़े बड़े सिंग निकल गए हैं, है ना। ऐसा ही होता है ना। आइए बढ़ते हैं। जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। बात सही है ना यार, एकदम गलत नहीं बोल रहा है। जैसे हम लोग को खाने पीने के लिए चलने फिरने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है, उसी तरह हम लोग को बातचीत करने की भी आवश्यकता होती है। अब जैसे मान के चलो आपको खाना दे रहे, पानी दे रहे, हर कुछ करने दे रहे, बोले भाई ते चुप रहा, ते आज दिन भर बोलेगा नहीं, तेरा आज मौन व्रत है। भाई तेरे अंदर पूछ मत कि कैसा कैसा सवाल पैदा होगा, ते तो मुझे पहला गाली देगा, है ना। ऐसा ही करने वाला है कि नहीं। अगर मैं तुझे ऐसा बोलूँगा तो होगा कि नहीं, है ना। आओ, तो वही बोल रहा हूँ कि अगर किसी को मौन व्रत करा दिया जाए तो भाई उसे तो घुटन होगी। अरे मुझे ही अगर कोई बोले भाई तू आज दिन भर बात नहीं कर, तो भाई चाहे जो हो जाए मैं तो बोलूँगा, जो है होने दे, मैं तो बोलूँगा। बिना बात किए कोई कैसे रह सकता है ना। जो कुछ, आइए देखते हैं अपने चैप्टर पे। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मगन हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। रॉबिन्सन नाम की एक बच्चा था जिसके बारे में लोगों ने वाकई में पढ़ा होगा, और आई थिंक आप लोगों ने को भी टीचर ने बताया होगा। जिसकी उम्र 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो नाम का जो एक बच्चा था उसे ना 16 साल तक किसी इंसान का चेहरा देखने को नहीं देंगे। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बात भी साक्षात्कार ना हुआ हो, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आश्रय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बहुत ही उचित जान पड़ता है। इसमें आपने एक नाम सुना होगा ना, यहाँ पे लिखा हुआ था रॉबिन्सन क्रूसो नाम की जो एक बच्चा था, वो जब से पैदा हुआ था ना उसको 16 साल तक एक कमरे में बंद करके रख दिया गया था। साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो उससे के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था। और उसको जब 16 साल के बाद बाहर लाया गया ना, तो उसने एक हल्की सी आवाज़ सुनी। वो सुनने के बाद भाई वो कैसा फील किया होगा, मतलब क्या ही बताया। अगर आपको ही 10 साल 12 साल के लिए कोई काल कोठरी में डाल दिया जाए, आपको खाने पीने की हर व्यवस्था मिल दिया जाए, लेकिन इंसानों से दूर कर दिया जाए, उसके बाद आपको बाहर लाया जाए, तो आप कैसा फील करोगे। आप इस चीज़ को सोच सकते हो। उसे बचपना से, जब से पैदा हुआ तब से 16 साल तक उसे कैद करके रखा गया था। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे साइंटिस्ट लोग, ठीक है।
तो उसने जब आवाज़ सुनी ना तो उसे भाई ऐसा लगा ना, भाई क्या ज़िंदगी है, मैं जो पहले जी रहा था वो और अभी, उसे ऐसा फील आ गया। समझ में आई बात। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, एक लेखक बेन जॉनसन नाम के, उन्होंने एक बात कही थी, भाई बोलने से मनुष्य के साक्षात्कार का भाव प्रकट होता है। वाकई आप किसी इंसान से मिलोगे नहीं, ठीक है, जैसे अगर कोई इंसान जब तक खुल के बोले नहीं ना, तब तक आप उसकी असलियत का पता नहीं लगा सकते कि हाँ भाई वो अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, क्योंकि बहुत से लोगों को उसके बात करने के तरीका से ही जज किया जाता है ना। अगर मैं आपसे अभद्र भाषा में बात करूं तो आप बोलोगे हाँ ये टीचरवा सठिया गया है, एरा पढ़ावे नहीं आवा है, अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही बोलोगे, है ना। उसी तरह अगर मैं आपसे तमीज़ से बात करूँ, हाँ भाई ये तो अच्छा आदमी है ना, नहीं ऐसा बात नहीं है ना, सही बात है। तो वही बोल रहा हूँ कि जब तक इंसान आपसे बातचीत नहीं करेगा आप उसके बारे में पता नहीं लगा सकते, ठीक है। आपको ये एमसीक्यू में पूछेगा कि बातचीत से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था, तो आप लोग इसे हाईलाइट कर लोगे कि बेन जॉनसन ने कहा था, ठीक है। या फिर 2 नंबर में पूछता है कि बेन जॉनसन का मत क्या था, ठीक है, इसे हाईलाइट करके आप लोग लिख लोगे। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। एडिसन का मत है, एडिसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका भी मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब 3 हुआ तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि वह 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह है कि तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उससे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। बात सही है। आप लोग बहुत से आप देखे होंगे, मैं भी अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ या फिर हम दोनों दोस्तों की बात, कुछ गप्पे हो रहे हैं दोस्तों में किसी टॉपिक को लेकर के, तो हम 2 दोस्त जब तक है तब तक उस बात को अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से बातें करेंगे, खूब खुले अंदाज में एक दूसरे के भाव को प्रकट कर डालेंगे। लेकिन जैसे ही तीसरा दोस्त आ गया, फिर तीसरा आदमी घुस गया वहाँ पे, तो फिर वहाँ से हम लोग बोलेंगे, बात काटना शुरू करते हैं ना, हाँ भाई देखना देख वो क्या है, जैसे मैं वहाँ पे कुछ बात कर रहा हूँ अपने दोस्त से, ठीक है, किसी टॉपिक पे, और तीसरा आदमी घुस गया, तो मैं क्या करूँगा कि वहाँ पे बात काटूंगा, हाँ हाँ देखना देखना ऐसे है, ये है वो है कि नहीं। वही बोलते हैं एडिसन कि जो असल बातचीत होती है वो 2 व्यक्ति के बीच में ही हो सकते हैं। अगर उसमें कोई तीसरा घुस जाए तो वो बातचीत में क्या किया जाता है कि उस बातचीत को काट दिया जाता है और दूसरे बातचीत वहाँ पे किए जाते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वो तीसरा आदमी को आ जाने से हम लोग ऐसे फील करते हैं कि हाँ भाई ये आदमी इस बात के लायक नहीं, इसके सामने ये बात करना एकदम गलत है ना, इसीलिए उसके सामने वो बात हम लोग नहीं करते हैं, है ना। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखी भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। सही बात है ना। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान के चलो भाई हम लोग, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे घुस के कोई एक और बंदा बैठ गया, फिर होगा ऐसा कि भाई उससे कुछ बात करने को एकदम लालसा होगा, भाई उससे बात करना है, चल छोड़ना, उसका नाम पूछ लेता हूँ क्या, अरे छोड़ना, नाम नहीं पूछता, कहाँ जा रहा भाई, ऐसा फील होता है कि नहीं। अगर आपके सामने कोई आकर के बैठ जाए कुछ देर तो ऐसा फील होता है ना। तो वही बोल रहा है कि जब एक आदमी आपके पास आकर के बैठ जाए तो आपको जब ऐसा फील होता है, जब वो लेकिन
फील होता है। तो अगर वो आपसे बात करने लगे तो फिर आपका क्या मत रहेगा, है ना। वही बोल रहा है। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो 3 कोण और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारणा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफ को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें ना होंगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और साजिदगी के अच्छे में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौली कहलाएगी। बात सही है। जब कोई घुस जाए तो बात ही ना कि आप लोग बात काट देते किसी और पे बात करने लगते हैं, लेकिन चौथा घुस जाए तो कुछ और बात होने लगता है। उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुढ़ों की बातचीत पराए जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं, है ना। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। बात सही है। जब आप देखेंगे कि जो बुजुर्ग बैठे हैं उनकी बातचीत को सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा उन लोग बीते कल को याद करेंगे। हाँ भाई क्या बताए हो, हमानी के भी टाइम रहेला, ऐसा होवेला, है ना, वहाँ पे गए थे यार, ऐसा हो गया था। मतलब वो लोग अपने ज़माने की बात करते हैं, है कि नहीं। वहीं पे प्राय अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुवाद और उस समय के सब भांति लायक नौजवान की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण रहेगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जिप पर नाचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरी नेस्त अक्खड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। 2 हम सहेलियां की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे किरस सनी बात सुनने की कभी भाग लड़ा। बोले जा रहे हैं कि जहाँ पे 2 पढ़े लिखे लोग रहेंगे वहाँ पे आप उनकी बात सुनोगे तो मतलब मानो वो लोग शेक्सपियर की कहानियों पे बात करेंगे, मिल्टन मिल्स के कहानियों को चर्चा में लाएंगे, है ना। मतलब भाई उनके सिवा तो वहाँ पे और कोई है ही नहीं, वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ऐसे चर्चा वो करेंगे, आपस में बात करेंगे। लेकिन भाई जहाँ पे 2 दोस्त हो, 2 सहेलियाँ हो, उनके बातचीत का जो है वो तरीका अलग होता है ना। उनका जो बात करने का रस होता है वो तो पूछो ही मत। जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो तो कैसे बात करते हो, इज्जत से तो बात करते नहीं होगे, है ना। पहले 2 गाली, फिर कुछ बात, फिर गाली, ऐसा ही होता है ना। यही देखो आगे क्या होता है। जब 2 बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण हो तो बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहू या बेटी का गीला शिकवा होगा। बात सही है। या वे बिरादरने का कोई ऐसा रसरा छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोड़ेदान निकाल लड़ने लगेंगी। बात सही है। इसमें कहता है कि अगर 2 बुजुर्ग महिलाएं आपस में बात करेंगी और उनकी अगर बहू बेटियां वाली हुई अगर तो वो अपनी बेटियों की शिकायत या फिर बहुओं की शिकायत शिकवा करेंगी आपस में। ये पक्का है, आप आजमा कर देख लेना, ये पक्का रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई अलग बिरादर वाला रहा तो वो कुछ ऐसे बात छेड़ देंगे ना कि आपस में बात करते करते हंसी तक पहुंचेगी, फिर वो लड़ाई तक। और ये बात सच है। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनकी अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है ना। आप जैसे कि अगर हम लड़कों में होती है ना ऐसा कि अगर हम लोग कुछ मैच वैच खेलते तो उसकी बातचीत होगी, भाई वो तो वैसे मार रहा था, भाई उसने छक्का जड़ दिया, भाई नहीं यार वो सही से नहीं खेल रहा था, ऐसी बातें होती है। फिर उसके बाद उसको ऐसे खेलना चाहिए था, उसको ऐसे करना चाहिए था, ये बातें करेंगे।
लेकिन भाई बहुत से लोग जैसे कि हम लोग होते हैं ना, स्कूल में अगर कुछ हुआ तो उसको बताएंगे, पता है हो वो मास्टरवा बड़ी अजीब ढंग से पढ़ावा है ना, वो मास्टर साहब सही से नहीं पढ़ाते हैं यार, क्या बताए, वो खाली मारते हैं, है ना, ऐसे ही करेंगे। या फिर बोलेंगे अरे भाई क्या बताए, वो सीनियर भैया था ना, वो उससे हम पूछे, वो हमको बताया और बोल रहा चल भाई खर्चा कर। बताओ तो ऐसा सीनियर होता है? यही सब बात होता है। मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले तो मैं भी पढ़ाऊँ ना, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ जो मेरे साथ बीता है, ठीक है। तो ये एक कहानी नहीं है, वाकई में सच्चाई जाहिर कर रहे हैं, मान गए बालकृष्ण भट्ट सर को। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्से हैं, राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेम लापन इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है। यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। चंडू खाने समझते हो ना? चंडू खाने जहाँ जुआ हुआ खेला जाता है, वहाँ की बात मैं बोल रहा हूँ। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं, है ना। आइए अगला पैराग्राफ क्या है। यूरोप को लोगों में बात करने का हुनर है। यूरोप के जो लोग होते हैं उनमें बात करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्होंने सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक कला होता है बाबू। आप लोगों से क्वेश्चन में, ये आपके बुक में क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आप लोग इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक तरह की कला होती है जिसमें लोग स्पीच के दरमियान या फिर बातचीत के दरमियान कुछ ऐसे शब्दों का या फिर ऐसे वाक्यों का उच्चारण करते हैं जिसको सुनने के बाद लोगों में मनोरंजन भांति जागता हो, एंटरटेनमेंट फील होता हो, है ना। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बोर हो जाते हो, है ना, लेकिन बीच बीच में मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसे चुटकुले, कुछ ऐसे कमेंट्स करता हूँ जिससे थोड़ा सा पढ़ाई में मनोरंजन हो। वाकई में पढ़ाई को सीरियस होकर नहीं पढ़ना चाहिए। जो लोग सीरियस होकर पढ़ रहे हैं वो रोबोट है, सीधी सी बात है। आप ह्यूमन बीइंग हो तो इसलिए पढ़ाई को मज़े के साथ पढ़ो। और जो टीचर ऐसे करते हैं भाई, वाकई में उनका क्लास तो पूछो मत, सर से ऊपर, है ना। वो क्या बोले इधर से सुन के इधर निकल जाता है। लेकिन जो शिक्षक पढ़ाते वक्त व्यंग करते हैं उनकी बातें आई थिंक बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और याद रख पाते हैं, है कि नहीं। आइए देखते हैं। सुहद गोष्ठी इसी का नाम है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को ही सुहद गोष्ठी बोलते हैं, ठीक है। सुहद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वाले की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं, मतलब बहुत कम रखते हैं, ठीक है। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्र कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाई की झपट झपटी के समान उनकी नीरस काँव काँव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। बात सही है यार। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडिताई के प्रकाश से बाद में प्राप्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ के
कि हजारों मनुष्य की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सारगर्भित होती होगी, अनुभव और दूरदर्शी से खाली ना होगी, और 25 से नीचे की बातचीत यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया सकता था, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी रहती है। बोल रहे हैं कि जो 25 साल के एज के बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, उनके बातचीत में मतलब बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हैं, है ना। वो लोग कुछ ऐसे बातें करेंगे जिनसे उनको फ़ायदा होता है, लेकिन जो उनसे निचले एज के होते हैं, 20 साल के, जो अभी आप लोग की एज की मैं बात कर रहा हूँ, जो 18-19 साल के बच्चे हैं, उनकी बात में कुछ ऐसी मनोरंजन भरी बातें होती है कि जिसे सुनने के बाद हम लोगों को उसमें मिठास मिलता है ना। जैसे वो बात कर रहे, भाई कुछ अलग अंदाज में बात करेंगे, हाँ तेरे को मैं जानता हूँ, है ना, अच्छा पता है यार वो ना वहाँ जा रहा था ना, तो उसने बस में किसी को देखा, ठीक है, और वो उसके पीछे करने लगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, है ना, समझ रहे हो, चलो ठीक है। तो ऐसी बातें करते हैं लोग, है ना। मैं भी शरीफ नहीं हूँ, मैंने भी अपने टाइम में बहुत से कांड किए हैं, ठीक है। बात यह है कि कुछ कांड पकड़ाया हो, बहुत से कांड चतुराई के वजह से छुप गया है ना। वही तो आगे क्या बोलता है देखते हैं। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने का बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह संभव नहीं और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे का कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो वहाँ से अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। बात सही है, अगर बिना बुलाए गए तो वो तो बात सही नहीं है ना, वो तो एक तरह से अनादर हुआ, असम्मान हुआ, है ना। जाने पर अपने मन का माफिक बर्ताव ना किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। अगर हम चले गए बिना बुलाए और वहाँ पे जा कर के अपनी बात को ना रखे, माफ़ी ना मांगे, तो ये एक तरह का गलत बात है ना। जैसे आप किसी के घर में जा रहे हो, अपने आंटी के घर, तो पहले से इन्फॉर्म कर दो ताकि वो उस तरह से इंतज़ाम कर सके, है ना। अगर वो आप गए वो ना रहें तो फिर आप भी बोलेंगे है यार दिन ही ख़राब है, ये है वो है कि नहीं। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि आप अपने आप पर बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ी भारी आईना है जिसमें जैसा चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं, और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिससे हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसकी 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छ चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजेय शत्रु को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन अवाक साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ एक मात्र शोपन है। तो ये चैप्टर फिलहाल समाप्त हो गया है। इस चैप्टर से हम लोगों ने जो सीखा है वो बहुत कुछ ये चैप्टर हम लोग को सिखाकर चला गया। आप लोगों ने देखा कि 2 सहेलियां किस तरह से बात करती है, इनकी जिक्र किया गया है।
तो दोस्त कैसे बात करते हैं उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। अंत में इन्होंने ये बताया है कि भाई वाक शक्ति जो हम लोगों को मिला है उसका अगर सदुपयोग हुआ तो बहुत अच्छा है, और अगर दुरुपयोग हुआ तो ये बड़ी बड़ी जंग करवा देती है। मेरे घर में एक कहावत कहा जाता है कि यही मुंह पान खिलावे और यही मुंह जूता। समझते हैं ना? अगर आप अपने वाक शक्ति पे काबू पा करके सही से उच्चारण करते हैं तो आपको तारीफों के पुल मिलेंगे, लेकिन आपकी वाक शक्ति में अभद्रता रहेगी, असभ्यता रहेगी, तो आपसे हर कोई नाराज रहेंगे। समझ में आई बात है ना? वही बोल रहा है। बहुत लोग को ऐसा होता है कि आप बीच रास्ते में जा रहे हो, लड़ने लगे, ठीक है, या फिर आप अपने घर में ही किसी बात पे डिस्कस हुआ, लो उसको गाली देना शुरू कर दिया, भद्र भाषाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उससे होगा ये कि आप दोनों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। कुछ हो, फायदा तो नहीं हुआ लेकिन नुकसान हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो नुकसान ना हो तो आप अपने अंदर खुद से बात करने की कोशिश करें। समझ में आती है बात? आप लोगों ने देखा होगा जो बाबा होते हैं हमारे, जो यज्ञ करते हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उन लोगों को देखिए आप ज़्यादा बात करते हुए नहीं। ज़्यादा बात करना भी सही नहीं है और खामोश रहना भी सही नहीं है। इसलिए बातचीत करें अपने एक लिमिट में, एक सही उच्चारण, सही वाक्यों के साथ, है ना? और वाक्य सीखना है, वाक्य को कैसे ही सही किया जाए, तो इसके लिए मेरा ग्रामर, मेरा हिंदी व्याकरण का जो वीडियो है उसे देखें। उससे तो आप उच्चारण करना सीखेंगे, लेकिन बात को कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, इसे सीखने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे ऐसे मीठे आवाज़ में बात करेंगे कि भाई कान को मतलब रस मिल जाए, लेकिन बड़े बड़े बुज़ुर्ग लोग के ज़बान से ऐसी तिरछी बात निकलेगी ना कि भाई मार के उसको कनपट्टा लाल कर दूँ, ऐसा फील होता है ना? तो इसीलिए जब आप लोगों को किसी के साथ गुस्सा आए या गाली देने का मन करे ना, तो उसे आप खुद के सामने मन में दे लो। और एक और उपाय है कि जो इंसान गुस्सा करते हैं उनके लिए एक डायरी बनाओ और उस पर लिखो। जैसे आपको गुस्सा आ रही है तो आप अपने गुस्सा को ना डायरी पे लिखो, या फिर आपके फ़ोन है ना तो फ़ोन को गाली दो, फ़ोन को खूब कोसो उस आदमी को लेकर के, ठीक है? और फिर क्या करो आप पता है? जब आपका गुस्सा शांत हो जाए उसके बाद अगर आपने डायरी में लिखा है ना तो उसे पढ़ो। अगर फ़ोन में रिकॉर्ड किया है तो उसे सुनो। पता है आपको बाद में बड़ा अफसोस आएगा कि भाई अगर उसे ऐसा बोल दिया होता तो कितना बुरा लगता। आपको फिर बाद में बहुत गिल्ट होगा, आप फिर शायद माफ़ी मांगने के लायक भी ना रहो। इसलिए अपने गुस्सा पे काबू पाना और वाक शक्ति पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। समझ में आई बात है ना? तो हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन तो कर लिया है, और ये जो रहा हमारा क्वेश्चंस, इनके भी आंसर आप लोग को बहुत जल्द मिल जाएंगे, तो टेंशन ना ले। ये चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है, इसका क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बहुत जल्द बना के आप लोगों को दे दूँगा। तो दोस्तों हमने तो स्टार्ट किया है और मुझे लगता है कि मैंने कुछ सही किया है और कुछ गलतियाँ भी किए हैं इस एक्सप्लेनेशंस करने में। तो अगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करो कि अगर मैंने कहीं पे गलतियाँ किया है तो उसे आप लोग प्लीज़ कमेंट में आके कमेंट कीजिए और बताइए हाँ सर आपने यहाँ पे ये गलतियाँ किए हैं, आपने जो बोलते वक्त कहा, जो बात कर रहे थे इस चैप्टर के बारे में उसमें कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो शायद मैं उसे सुधारूँ, ठीक है? क्योंकि भाई मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया, कुछ ज़्यादा ही इसमें चला गया, कनेक्ट हो गया, तो हो सकता है कि मेरे मुंह से कुछ अगर निकला हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ सर आपने यहाँ पे ये बात को बोला था, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा कि उसे सुधार सकूँ, क्योंकि आपको पढ़ा के मुझे भी सीखना है। आपको सिर्फ सीखना नहीं है भाई,
मुझे भी सीखना है, ठीक है। पता है मैं पढ़ लिया हूँ, ठीक है, लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं होता ना, जो पढ़ा हूँ उसको अमल में भी तो लाऊं यार। मैं अभी आपको बातचीत के बारे में सिखा रहा हूँ, हो सकता है कि मैंने ही अभी वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ डाल दिया है ना। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि अगर कुछ छोटा हो तो कमेंट करें, मैं उसे सॉल्व करूँगा। ओके, तो चलो दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।